नमस्कार दोस्तों, 19 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ है ओमिक्रॉन सार्स-CoV-2 वायरस को लेके। एक्चुअली ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो डाटा निकल के आ रहा है वो डाटा आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। इनकरेजिंग क्या, काफ़ी डिप्रेसिंग है आप कह सकते हैं। 1.5 से 3 दिन के अंदर अंदर जो ओमिक्रॉन के केसेस है दुनिया भर में वो डबल हो रहे हैं। इंडिया के अंदर 100 कंफर्म्ड केसेस निकल के आ चुके हैं 11 अलग स्टेट से। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस अभी तक यूके से निकल के आए हैं और उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूके में बहुत अच्छा है। तो इस कंटेक्स्ट में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन खतरे में आ सकती है। बाल्टिक सी के माध्यम से डायरेक्टली रशिया नेचुरल गैस को ट्रांसफर करता है जर्मनी को, मतलब ट्रांसफर करने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसको बोला गया है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। उसकी एक जो सेकंड वर्जन है पाइपलाइन का वो खतरे में आ सकता है। जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो ये पाइपलाइन हम चालू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जीटी नानावती साहब की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, तो इस कंटेक्स्ट में इनके बारे में बात करेंगे। फिर भाई यहाँ पे अग्नि पी मिसाइल टेस्टिंग हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। बीज घड़ियाल रिजर्व में जो बीज है वो फिर से प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ब्यास नदी, पता है ना उसको, बीज बोल रहा हूं मैं, ब्यास नदी की बात हो रही। तो पंजाब की जो नदियां हैं वहां के इकोसिस्टम में जो घड़ियालों को रीइंट्रोड्यूस किया है उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे। फिर आज 19 दिसंबर है और 19 दिसंबर को गोवा लिबरेट हुआ था, तो इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे। और लद्दाख में फुल स्टेटहुड की डिमांड हो रही है। लद्दाख के लीडर्स अब थोड़ा बहुत सड़कों पे उतर रहे हैं और फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। उनका ये बोलना है कि ठीक है भाई, हम चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हमें अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि आर्टिकल 35A के अंदर जो हमको अलग बेनिफिट्स मिलते थे वो बेनिफिट्स हमको मिलते रहे, और हमारे बेनिफिट्स ब्लॉक हो गए। तो लद्दाख में ये जो एजिटेशन हो रहा है और कौन से ग्रुप इस एजिटेशन में इन्वॉल्व है, इसके बारे में बात करेंगे। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो जिबान रौत ने हमको ज्वाइन किया है, वेलकम बैक जिबान। आदिल तौकीब ने हमको ज्वाइन किया। आदिल तौकीब का 6th मंथ एज ए मेंबर, ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर्स हो चुके हैं आदिल को ज्वाइन किए हुए। थैंक यू सो मच आदिल। आई होप आपकी हेल्थ अच्छी है, बीच में इनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ, तो थैंक यू सो मच आदिल फॉर ज्वाइनिंग। देन प्रखर शुभम ने हमको ज्वाइन किया है। हर्षित सर तुसी ग्रेट हो, whoever it is, thank you so much for the honor guy और गर्ल जो भी हो आप, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ प्रोफाइल एंड ऑनरिंग। 4 months एज ए मेंबर, हर्षित सर तुसी ग्रेट हो। देन पल्लवी कश्यप 4 months एज ए मेंबर, वेलकम बैक पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मयूर बोरसे 4 months एज ए मेंबर, वेलकम बैक मयूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सो पल्लवी कश्यप एंड मयूर बोरसे, स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल्सो। कुणाल गुप्ता 10 months ए मेंबर, बहुत लंबा टाइम है 10 months, थैंक यू सो मच कुणाल गुप्ता फॉर ज्वाइनिंग। इतने लंबे समय से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली आई होप कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। सो थैंक्स अगेन कुणाल। मनीष भाटिया 4 months एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। रवि रंजन 3rd month एज ए मेंबर, वेलकम बैक रवि एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सोनू प्रसाद एस्पायर यूपीएससी, देन विकास के सिंह, राहुल शुक्ला, डोरेमोन, हिरंजन बिस्वास का 6th month एज ए मेंबर, वेलकम बैक हिरंजन बिस्वास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हिरंजन बिस्वास के मैसेज भी अक्सर कर देखते रहते हैं, थैंक यू सो मच हिरंजन। देन अमित आनंद, शोभित स्वामी का 15th मंथ है मेंबर, बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट जो सबसे पुराने मेंबर है मेरे वो ये शोभित स्वामी ही है। थैंक यू सो मच शोभित फॉर ज्वाइनिंग, 15 months एज ए मेंबर, वेलकम बैक टू द चैनल। रावेराज जर सिंघी एंड DRD Amini Shrimali, welcome back to the channel as a member. So DRD Amini Shrimali, Rave Raj Jarsinghi, Shobhit Swami 15 months as a member, Amit Anand, Hiranjan Biswas 6 months as a member, Doraemon, Rahul Shukla, Vikas K Singh, Aspire UPSC, Sonu Prasad, then Ravi Ranjan 3rd month as a member, Manish Bhatia 4th month as a member, Kunal Gupta 10 months as a member, Mayur Borse 4 months as a member, Pallavi Kusha 4 months as a member, Harshit Sartusi Great 4 months as a member, Prakhar Shubham, Adil Tawqib 6 months as a member, and Jiban Roth. I welcome you all guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for the consistent support. इस तरीके से लोग अगर ज्वाइन करते रहे तो इट इज स्पेसिफिकली अ बिग बूस्टर टू मी। न्यूज है यहाँ पे, ओमिक्रॉन इन 89 कंट्रीज, केस डबलिंग इन 1.5 to 3 days। यहाँ पे आपको केस टैली नजर आ रही है। यूके में नंबर ऑफ केसेस ओमिक्रॉन के पहुंच चुके हैं 6713, साउथ अफ्रीका में 1247, यूएस में 553, ऑस्ट्रेलिया में 344, डेनमार्क में 273, जर्मनी में 249, नॉर्वे 179, इंडिया में 100 केसेस। अभी के लिए इतने केसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
आप समझिए कोविड के केसेस तो बहुत सारे निकल के आ रहे होंगे, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि ये ओमिक्रॉन का केस है? अगर आप इस लिस्ट को देखोगे ना, तो इस लिस्ट में आपको सारी डेवलप्ड कंट्रीज, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज नजर आ रही हैं। यूके देख लो, यूएस देख लो, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये सब टॉप ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं। तो इनके यहाँ जेनोमिक सीक्वेंस की सुविधा बहुत अच्छी है, तब जाके ये बता पा रहे हैं कि इनके यहाँ ओमिक्रॉन फैल रहा है। आप सोचिए अफ्रीका और जो बाकी गरीब टाइप के देश है जहां पे जेनोमिक सीक्वेंसी उतनी होती नहीं है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि कितना ओमिक्रॉन फैल गया उनके यहाँ। बहरहाल अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो 89 कंट्रीज में रिपोर्ट किया जा चुका है और 1.5 से 3 दिन के अंदर इसके केसेस डबल हो रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी जहां पे ओवरऑल बहुत सारे लोग रहते हैं, एक से दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। अब वो तेजी से क्यों फैल रहा है, इसकी वजह यह है कि इम्यूनिटी जो पुरानी आई है लोगों के अंदर, वो इस ओमिक्रॉन को हरा नहीं पा रही, या फिर ये ओमिक्रॉन खुद बहुत तेजी से फैलता है। इस बारे में अभी देखिए ज्यादा डाटा अभी के लिए हमारे पास नहीं है। बहरहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता दिया था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? तो एक ऐसा वेरिएंट जो कि बहुत तेजी से ट्रांसमिसेबल हो, ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज करे। ज्यादा सीवियर डिजीज मतलब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बुखार ज्यादा लंबे समय तक पड़ रहा है, मरने के चांसेस ज्यादा हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर गया, बिल्कुल ही प्लेटलेट्स गिर गई, तो ये सब होता है सीवियर केस। ठीक है, और ऐसे सीवियर केसेस में जो उस पर्टिकुलर वायरस वेरिएंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती, जो प्रीवियस वैक्सीनेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस को कॉज करने वाला जो वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इससे पहले जो सबसे खतरनाक आया था वो डेल्टा था। अब तक सबसे खतरनाक की डेफिनेशन डेल्टा के पास है। ओमिक्रॉन सो किस हद तक ओवरशूट करेगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी के लिए 5 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। ओमिक्रॉन B1.1.529, ये याद रखना। साउथ अफ्रीका में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया नवंबर 2021 में। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि यूरोप में फैला है, साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया। डेल्टा B.1.617.2 इंडिया में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया लेट 2020 में। गामा P.1 ब्राजील में आइडेंटिफाई किया गया लेट 2020 में। बीटा साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया अर्ली 2020 में। अल्फा ब्रिटेन में आइडेंटिफाई किया गया लेट 2020 में। और जब जब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न निकले हैं, जहां जहां से निकले हैं, उस कंट्री के ऊपर ट्रेवल बैन लगा है, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं। सैंक्शंस मतलब कि ट्रेवल के ऊपर सैंक्शंस, कि उनके लोग दुनिया में नहीं जा सकते, दुनिया के लोग वहां नहीं जा सकते, इस प्रकार की चीज। जीएस पेपर 2 हेल्थ में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और ज्वाइन बटन अगर दबा सकते हैं तो प्लीज दबाएं। नेक्स्ट, गोवा लिबरेशन डे 2021। हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि इसी दिन 1961 में गोवा को पोर्तुगीज रूल से लिबरेट किया गया था। जी हाँ, हमें एज अ कंट्री 1947 में आजादी मिल गई थी, बट गोवा में पोर्तुगीज 1961 तक बैठे हुए थे। ठीक है, अगर आप पुर्तगीज की बात करो तो गोवा पोर्तुगीज कॉलोनी रही है 451 साल तक। आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी यूरोपियन कॉलोनियल कंपनी थी जिसकी एंट्री इंडिया में सबसे पहले हुई थी और जिसकी एग्जिट इंडिया में सबसे बाद में हुई है। इनफैक्ट आप उस यूरोपियन कंट्री का ही नाम बता दो जिसकी एंट्री इंडिया का जो मीडिवल ऑक्यूपेशन था उसमें सबसे पहले हुई है और जिसकी एग्जिट सबसे बाद में हुई है। गोवा की लिबरेशन की कहानी बहुत छोटे में मैं आपको बताता हूं। 19वीं शताब्दी के समय पे, एंड पार्ट ऑफ 19वीं शताब्दी की बात करें तो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट इंडिया में आग पकड़ रहा था, और ये आग कुछ हद तक गोवा भी पहुंची थी। सत्याग्रह जो शुरू हुआ लेट 1940s में, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करो, लिमिटेड पार्टिसिपेशन गोवा की तरफ से भी था, ज्यादा नहीं था क्योंकि गोवा के ऊपर पुर्तगीज का आप कह लो होल्ड था। 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने गोवा को कॉन्कर कर लिया फ्रॉम पुर्तगीज। देखिए, गोवा को तो इंडिया का पार्ट बनना ही था, पुर्तगीज कब तक यहां पे कब्जा करके बैठेंगे। लेकिन 451 सालों तक गोवा पे राज किया इन पुर्तगीज ने। मराठा रूल 1641 तक था, उसके बाद पुर्तगीज ने गोवा को अपने कंट्रोल में लिया। एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट चली जिसमें एक बिचोलिम नाम की कॉन्फ्लिक्ट भी थी, बाद में पीस ट्रीटी हुई। इस पीस ट्रीटी के तहत गोवा पुर्तगीज ऑक्यूपेशन के अंदर आ गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में एक प्लान बनाया। प्लान का नाम था ऑपरेशन विजय, और इस ऑपरेशन विजय के तहत जो इंडिया के अंदर पुर्तगीज कॉलोनी थी उसको जीतना जरूरी था, जिसमें गोवा एक बहुत स्ट्रैटेजिक जगह थी। जनरल JN चौधरी साहब को चार्ज दिया गया
कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। 11 दिसंबर 1961 को इंडियन फोर्सेस बेलगांव, वापी और ऊना में पोस्टेड थी गोवा, दमन एंड दीव पे अटैक करने के लिए। और गोवा के अगेंस्ट जो ऑपरेशंस थे वो डायरेक्ट कर रहे थे मेजर जनरल केपी कांडेत साहब। 12 दिसंबर 1961 को गोवा और इंडिया को कनेक्ट करने वाले 2 मेन लैंड रूट्स को डिस्कनेक्ट कर दिया गया सिविलियन पॉपुलेशन के लिए। 18 दिसंबर को अटैक प्लान किया गया गोवा के ऊपर पोर्तुगीज को भगाने के लिए। ऑपरेशन विजय के अंदर पोर्तुगीज का जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पोर्तुगीज आर्मी केवल 3000 की थी और इंडियन आर्मी 30,000 की थी। बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशंस हुए और ओवरऑल 19 दिसंबर से एक दिन पहले ही गोवा के बेतिम नाम की जगह पे हमारी फोर्सेस पहुंच गई, फिर पंजीब पहुंची और पंजीब में जो झंडा था वो इंडिया का लहरा दिया गया मेजर जनरल केपी कांडेत द्वारा। और सारे के सारे ऑपरेशंस 19 दिसंबर 1961 को शाम को 6 बजे तक खत्म हो चुके थे। फिर फॉर्मल सरेंडर बचा था और जो पुर्तगीज गवर्नर था उस समय का जनरल सालो ई सिल्वा, उसकी तरफ से फॉर्मल सरेंडर आया जो कि 7:30 बजे शाम को साइन किया गया और मेजर जनरल कांडेत को अभी के लिए बना दिया गया मिलिट्री गवर्नर ऑफ गोवा। आप कह सकते हो कि ऑपरेशन शुरू होने के 40 घंटे के अंदर अंदर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया और गोवा अब इंडिया के अंदर आ चुका था। और यहाँ पे 7 सेलर्स और पर्सनल्स ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगीज राज से आजाद कराने के लिए अपनी जान दी। उनके लिए, उनकी शहादत के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया गया इंडियन नेवल शिप गोमंतक। ठीक है, इंडियन नेवी की जो सोल्जर्स हैं वो इस वॉरशिप पे आज भी होमेज देते हैं। हर साल एक गार्ड परेड किया जाता है और इस वॉर मेमोरियल के ऊपर वेथ्स जो मतलब फूल वाले जो वो होते हैं, मतलब श्रद्धांजलि है, वो यहाँ पे चढ़ाई जाती है। जीएस पेपर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है अग्नि-P। इंडिया टेस्ट फायर्स न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ डिफेंस मिसाइल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट की है नई न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P। देखिए, अग्नि सीरीज में बहुत सी मिसाइल्स हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। अग्नि 5 सबसे डेंजरस है। अब अग्नि 1 और अग्नि 2 के बाद अब अगली P कह सकते हो कि एक 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है विद रिड्यूस्ड रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। यहां पे कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल किया गया और कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल से जो मिसाइल को लॉन्च करने का टाइम है वो कम हो जाएगा, इसकी स्टोरेज और मोबिलिटी आसान हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स। देखिए, मिसाइलों में नॉर्मल कर क्या होता है कि मान लीजिए एक मिसाइल बना ली गई, ठीक है, इस मिसाइल के अंदर एक सॉकेट दे दिया जाएगा, बड़ा सा आप कह लो ये एक जगह दे दी जाएगी। और जो वॉरहेड्स होते हैं ना, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड हो चाहे कन्वेंशनल वॉरहेड हो, कन्वेंशनल वॉरहेड में आरडीएक्स हो सकता है या गोला बारूद असलत जो कि धमाका कर सके, इस प्रकार की चीज हो सकती है। न्यूक्लियर वॉरहेड में न्यूक्लियर वेपन होंगे। अब इन वेपन्स को अलग से बनाया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। और मान लो किसी मिसाइल को रियल टाइम वॉर सिचुएशन में डिप्लॉय करना है, तो जो अलग से आपने वेपन्स बना रखे थे उसको आप इस मिसाइल में फिट करोगे और मिसाइल लॉन्च कर दोगे। तो मिसाइल अलग बनती है और वेपन्स अलग बनते हैं। लेकिन कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स में होता क्या है कि मिसाइल को बनाते वक्त ही उस मिसाइल के अंदर वेपन लगा दिया जाता है। मतलब मिसाइल के बनने के साथ साथ वेपन उस मिसाइल के अंदर इम्बाइब कर दिया जाता है और मिसाइल को स्टोर कर लिया जाता है। तो अब वो मिसाइल बिल्कुल रेडी है, लॉन्च के लिए एकदम रेडी है। जैसे ही वॉर होगा वैसे ही मिसाइल लॉन्च होगी, अलग से वेपन लाके उस मिसाइल में फिट करने की जरूरत नहीं है, पहले से बनते वक्त वेपन लगा हुआ है। इसको आप बोलते हो कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स। ये जो अग्नि-P मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे वाइटल टारगेट्स को ये टारगेट कर सकती है। अग्नि-P मिसाइल का वेट अग्नि 3 से 50% कम है, रेल रोड दोनों जगह से लॉन्च हो सकती है और लंबे समय के लिए इसको स्टोर किया जाता है। मूवेबिलिटी आसान है, नए कंपोजिट्स हैं, प्रोपल्शन सिस्टम अच्छा है, इनोवेटिव गाइडेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म है, लेटेस्ट नेविगेशनल सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं। मिसाइल का डायमीटर बड़ा है तो पेलोड इसमें ज्यादा आ सकता है, ज्यादा वॉर हेड्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। पहले तो ये बोला जा रहा था कि पृथ्वी मिसाइल अग्नि 1 अग्नि 2 को रिप्लेस कर देगी अग्नि-P मिसाइल, बट ऐसा नहीं है। अग्नि-P मिसाइल एक अलग कैटेगरी ऑफ मिसाइल है, नई मॉडर्न फीचर्स के साथ इसको बनाया गया। पुरानी जो मिसाइल्स इम्बाइब हो चुकी है इंडियन आर्मी में वो तो चलेंगी ही चलेंगी, अग्नि-P को एक एडिशन किया गया है एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का था। जीएस पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है ग्रोइंग डिमांड फॉर स्टेटहुड इन लद्दाख। लद्दाख में आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के 2 साल बाद अब स्टेटहुड की डिमांड उठ रही है। देखिए, लद्दाख के लोगों को एक प्रॉब्लम है। लद्दाख के लोगों का ये बोलना है कि ठीक है भाई, आपने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया, अच्छा किया। यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख को अलग, अच्छा किया।
लेकिन लद्दाख के लोगों को कुछ फायदा आर्टिकल 35A से मिलता था, वो आर्टिकल 35A भी चला गया जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ। तो हमको उस आर्टिकल 35A के स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। एक्चुअली में लद्दाख में 13 दिसंबर को एक शटडाउन हुआ था और लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड है। एक तो लद्दाख को स्टेटहुड बनाओ, और एक ऐसा स्टेट जो कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। 6th शेड्यूल क्या है आपको पता होना चाहिए, मैंने 5th और 6th शेड्यूल दोनों लक्ष्मीकांत में पढ़ा रखा है। ये ट्राइबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करता है, कम्युनिटीज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाता है, और ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों के ऊपर लॉज बना सकते हैं। अभी के लिए 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ये जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंटल काउंसिल होती है ना, इनके पास काफी ताकत होती है। लोकल लेवल पे बहुत सारे नियम कानून ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बना सकती है। इसीलिए 6ठे शेड्यूल की डिमांड करते हैं बहुत सारे स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश खुद 6ठे शेड्यूल स्टेटस की डिमांड कर रहा है, लद्दाख भी यहाँ पे डिमांड कर रहा है। अभी के लिए आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, इन 4 स्टेट्स को 6 शेड्यूल का बेनिफिट मिला हुआ है। यहाँ पे टोटल 10 ऑटोनॉमस काउंसिल बनी हुई है। तो ऐसे ही ऑटोनॉमस काउंसिल लद्दाख में बन जाए, ये लद्दाख का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं और साथ साथ 6 शेड्यूल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और इस डिमांड में कुछ ग्रुप्स यहाँ पे बहुत आगे हैं, जैसे कि लेह के अंदर एक एपेक्स ग्रुप है जिसको बोला जाता है एपेक्स ग्रुप ऑफ लेह, फिर एक बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, फिर एक कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है। आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के अंदर जो लेह और कारगिल के इलाके हैं, यहाँ पे 2 कम्युनिटीज डोमिनेंट है। लेह के इलाके में बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं तो बुद्धिस्ट डोमिनेंट है, और कारगिल के इलाके में बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं तो मुस्लिम्स डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये कारगिल को कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन देखता है, अलायंस देखता है, और लेह वाले इलाके को बुद्धिस्ट एसोसिएशन देखता है। अब अगर यहां पे बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर स्टेटहुड की डिमांड हो रही है। इनका क्या बोलना है कि भाई चूंकि ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारा कंट्रोल आ गया, तो ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच हो गई है, जिसके चलते लोगों की बातों का असर कम हो गया है। ठीक है ना, लोग वोट ज्यादा वोट वगैरह डाल नहीं रहे। तो 2-3 चीजों की डिमांड चल रही है ये लेह लद्दाख के अंदर। पहली बात तो इनका ये बोलना है कि हमें ज्यादा सीटें एलोकेट की जाए। कहां पे ज्यादा सीटें एलोकेट की जाए, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। फ्रॉम लोकसभा दे आर डिमांडिंग 2 सीट्स एंड फ्रॉम राज्यसभा दे आर डिमांडिंग 1 सीट। ठीक है, तो लेह लद्दाख के इलाके को 2 सीटें लोकसभा में डिमांड मतलब की दी जाए और 1 सीट राज्यसभा में दी जाए, ऐसा बोलना है यहाँ के लोगों का। पहली चीज। उसके बाद 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट पोस्टों की खाली पड़ी हैं लेह लद्दाख के अंदर, उसको भरने की बात हो रही है। एक्चुअली में लेह लद्दाख के लोगों का बोलना है कि इतने लंबे समय से लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जब से आर्टिकल 35 से हटा है रिक्रूटमेंट बंद पड़ा है। तो जब रिटायर हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो आप रिक्रूटमेंट तो करो, रिक्रूटमेंट ही यहाँ पे बंद पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं कि केंद्र की सरकार ने कुछ किया नहीं है। केंद्र की सरकार ने निकाला था लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021। इस ऑर्डर के थ्रू सितंबर 2020 में साफ साफ बोल दिया गया था, सितंबर 2021 में एक्चुअली, कि भाई जो परमानेंट रेजिडेंट हैं आपके लद्दाख के, उन्हीं को रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जेएंडके के अंदर जो बाहर के लोग हैं, जो लंबे समय से जेएंडके के अंदर रह रहे हैं या फिर वहां पे पढ़ाई की है या फिर वहां पे नौकरी की है, उनको रेजिडेंटशिप मिल सकती है, लेकिन लद्दाख के अंदर रेजिडेंटशिप नहीं मिल सकती है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, लद्दाख के अंदर रहे हो लंबे समय तक, तो आराम से आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लद्दाख का, जेएंडके का मिल जाएगा। तो लद्दाख के लोगों को यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया है, लेकिन वो और स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। वो 35A की सारी सुविधाएं मांग रहे हैं, और वो उनको तब मिल सकती है जब उनको 6ठे शेड्यूल स्टेट का दर्जा मिले। 2011 के सेंसस के हिसाब से लद्दाख की जो आबादी है वो है 2.74 लाख। ओके, अगर बात की जाए तो ये जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका बोलना है कि चूंकि भाई लद्दाख के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो पीपल डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं। जो लद्दाख और कारगिल के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, वो अगस्त 2019 के बाद प्रोटेस्ट में आए हैं। एक्चुअली ऐसा था कि लेह का जो इलाका है जहां पे बुद्धिस्ट डोमिनेशन है, वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट जाए और आपका लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी मिल जाए। लेकिन जो मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल का इलाका है, वहां पे लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर से अलग हो और ये एक यूनियन टेरिटरी बने। बहरहाल जो हो गया वो हो गया। अभी के लिए लद्दाख और लेह को, मतलब ये जो यूनियन टेरिटरी बनी, यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख, इसको 6ठे शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए और अलग से एक स्टेट बनाया जाए, रिक्रूटमेंट कराया जाए तेजी से, और 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट दी जाए। ये अभी के लिए डिमांड है। अब कितनी डिमांड पूरी होती है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जीएस पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज
नानावती पास अवे। तो जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती, जिन्होंने 1984 एंटी सिख राइट्स और 2002 के गोधरा राइट्स को इन्वेस्टिगेट किया था, इनकी मृत्यु हो गई 18 दिसंबर को। इनका निधन हो गया है 18 दिसंबर को, 86 साल के थे ये। 17 फरवरी 1935 को इनका जन्म हुआ था। एज एन इन जुडिशरी इनका जो कैरियर था वो एज एन एडवोकेट शुरू हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में 11 फरवरी 1958 को। परमानेंट जज अपॉइंट हुए गुजरात हाई कोर्ट के जुलाई 1979 को। ट्रांसफर हुआ उनका उड़ीसा हाई कोर्ट को 14 दिसंबर 1993 को, और नानावती जी को अपॉइंट किया एज द चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 1994। उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटक हाई कोर्ट ऑन 28 सितंबर 1994, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने 6 मार्च 1995 में। रिटायरमेंट हुआ इनका 16 फरवरी 2000 को। तो एक इलस्ट्रियस कैरियर था इनका, काफी बड़ा कैरियर था इनका, जिसके बारे में हमने देखा। एक मतलब वैसे तो देखिए बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर इसका एग्जाम से क्या लेना देना। एग्जाम से देखिए डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ये बात सही है, बट फिर भी एक बड़ी पर्सनालिटी थी तो उसके बारे में थोड़ी बात करने में कुछ बुराई नहीं है। तो ये जो ठाकुरलाल नानावती साहब थे, इनका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एंटी सिख राइट्स की 1984 की इंक्वायरी इन्होंने की थी जब इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया था, और 2002 में जब गोधरा में ट्रेन कांड हो गया था, साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोचेस को जला दिया गया था जिसमें 59 कार सेवक मर गए थे, तो ऐसा बोला गया था कि मुस्लिम जो मॉब्स थे उन्होंने जलाया था। तो उसके बाद फिर एंटी मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए यहाँ पे। अब हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे तो दोनों धर्म के लोग मरेंगे। तो उसके लिए आप देखोगे कि जस्टिस नानावती और अशोक मेहता ने 2002 के दंगों के लिए अपनी फाइनल रिपोर्ट 2014 में सबमिट की गुजरात की चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल को, चूंकि उस समय पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। इन दंगों में 1000 लोगों की जान गई थी, बहुत सारे मुस्लिम्स की भी जान गई थी, बहुत सारे हिंदुओं की भी यहाँ पे जान गई थी। तो इस पर्टिकुलर राइट्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए नानावती जी को जाना जाता है। और 1984 एंटी सिख राइट्स के लिए जो प्रोब अपॉइंट की गई थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी यहाँ पे चेयरमैन किसको बनाया था, नानावती साहब को बनाया गया था। तो इसको नानावती कमीशन बोला जाता था। एंटी सिख राइट्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमीशन था वो भी नानावती कमीशन था। फैक्ट्स 1 फैक्ट्स को प्रोड्यूस में छोटी सी न्यूज आ गई तो आ गई, उससे मुश्किल है कि इस प्रकार की चीजें पूछी जाए। नेक्स्ट, री इंट्रोड्यूस घड़ियाल थ्राइविंग इन बीस रिजर्व। ब्यास बोलना चाहिए, ब्यास नदी में बोलूंगा, बीस लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोनाउंसिएशन में और मुझे काफी प्रॉब्लम होती है स्पेल करने में, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मेरा थोड़ा कमजोर है, तो कभी कभार प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, प्लीज मैनेज करिए। तो ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल, जिसका साइंटिफिक नेम है गैवियालिस गैंगेटिकस, ये पंजाब की नदियों में अब आगे आने वाले समय में हो सकता है प्रोलिफरेट करे। वैसे तो बात की जाए तो 1960s तक ब्यास नदी में कॉमनली ये घड़ियाल देखे जाते थे, ये रेप्टाइल्स देखे जाते थे, लेकिन उसके बाद से दिखने बंद हो गए। गंगा, यमुना, चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज में घड़ियाल आज भी देखे जाते हैं, लेकिन जो पंजाब की नदियां हैं सतलज, ब्यास, यहां पे नहीं दिख रहे थे। तो इसीलिए ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया और वहां पे घड़ियालों का री इंट्रोडक्शन किया गया। ये बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था पंजाब गवर्नमेंट का। तो पंजाब की जो नदियां हैं, खासकर ब्यास नदी, इसमें फिर से घड़ियाल आ सके, इसलिए ब्यास कंजर्वेशन होम बनाया गया। तो पंजाब का जो स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग है, इसने बहुत सारे घड़ियालों को पहले तो आप कह लो अपने एक आर्टिफिशियल रियरिंग सेंटर में पाला, और उसके बाद फिर उन घड़ियालों को ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में नेचुरली इंट्रोड्यूस किया। अब मॉनिटरिंग से यह पता चल रहा है कि जो इकोलॉजिकली ये जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, इसके साथ ये घड़ियाल अडेप्ट कर चुके हैं। और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया भी इस प्रकार से बनाया गया था। देखिए दुनिया भर में जहां जहां पे भी घड़ियाल पाए जाते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कौन सा हैबिटेट उनके लिए कंड्यूसिव है, कैसी जगह चाहिए एग लेइंग के लिए, हैचिंग के लिए कैसी जगह चाहिए, इन सब चीजों की पहले प्रॉपर स्टडी की गई, और उस स्टडी के आधार पर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व को यहाँ पे डेवलप किया गया। फिर यहाँ पे ब्यास नदियों में इन घड़ियाल को री इंट्रोड्यूस किया गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ऑटोमेटिकली नेचुरली ये घड़ियाल अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ओवरऑल घड़ियाल की जो आबादी है वो नेचुरली यहां पे बढ़ जाएगी। घड़ियाल कम क्यों है ब्यास नदी में? तो भाई देखिए, डैम्स और बैरेजेस बनने की वजह से, पानी के फ्लो के कम होने की वजह से, रैपिड लैंड चेंज यूज, जहां पे पहले नदियां थी वहां फ्लड प्लेन्स आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग हो रही है, तो घड़ियाल के खाने के लिए मछलियां नहीं बची। तो इस प्रकार की हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से, इकोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से टू बी प्रिसाइज, आप कह लो कि घड़ियाल का जो रहने का हैबिटेट था वो कम हो रहा था, इसलिए 1960s तक ब्यास नदी से घड़ियाल खत्म हो गए। लेकिन अब फिर से घड़ियाल आ रहे हैं। आए क्यों? क्योंकि 2017-18 में
अमृतसर और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में 47 घड़ियाल को इंट्रोड्यूस किया गया 47 को, फिर 23 घड़ियाल को इंट्रोड्यूस किया गया फरवरी 2021 में सलीमपुर और तहली फॉरेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के पास, फिर 5 दिसंबर को फिर 24 घड़ियालों को रिलीज किया गया कुल्ला फाटा फॉरेस्ट होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। और अब ये जो घड़ियाल हैं वो अपनी लोकल इकोलॉजी ब्यास नदी में प्रोलिफरेट कर रहे हैं, नेचुरली उससे अडेप्ट कर गए हैं। इनिशियल प्रेडिक्शंस तो यही बताते हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिवरीन इकोसिस्टम निकल के आएगा। जैसे जंगल में सबसे टॉप प्रेडेटर टाइगर होता है ना, उसी प्रकार से पानी में सबसे टॉप प्रेडेटर घड़ियाल या क्रोकोडाइल होता है। ठीक है भाई, घड़ियाल एक प्रकार का क्रोकोडाइल ही है। अगर इंडिया में क्रोकोडाइल की स्पेशीज की बात की जाए तो 3 है। एक तो है घड़ियाल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको आप गैवियालिस गैंगेटिक्स बोलते हैं, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक है मगर घड़ियाल जिसको आप क्रोकोडाइलस पैलेस्ट्रिस कहते हो, ये वल्नरेबल है आईयूसीएन के हिसाब से। एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसको आप क्रोकोडाइलस पोरोसिस कहते हो, ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। तो भाई आईयूसीएन की नेचर रेड लिस्ट ऑफ स्पेशीज में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल, जिसको यहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में, ये याद रखिएगा। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, ये याद रखिएगा। और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना में आता है आपका घड़ियाल। ठीक है भाई, जनरल स्पीच पेपर 2 बायोडाइवर्सिटी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज आज की, नॉर्ड स्ट्रीम वोंट ओपन इफ रशिया अटैक्स यूक्रेन सेज जर्मनी। भाई देखिए, जर्मनी ने साफ साफ रशिया को बोल दिया है कि अगर आपने यूक्रेन को अटैक किया तो हम ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को एक्टिवेट नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन समझिए। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम अलग है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 अलग है। यहां पे देखिए 2 पाइपलाइंस व्योबर्ग नाम की जगह से शुरू होती हैं रशिया में, और वो ऐसे होती कहां पहुंचती, लुब्मिन पहुंचती हैं। ये जो पाइपलाइन है ये फंक्शनल है, इसको नॉर्ड स्ट्रीम कहा जाता है। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली जो पाइपलाइन है ना, वो उस्ट-लुगा से शुरू हो रही है, ये भी रशिया में उस्ट-लुगा से शुरू होकर पहुंच रही है कहां तक, जर्मनी तक। इसको बोलते हो आप नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो ये 2 अलग अलग पाइपलाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, एक है नॉर्ड स्ट्रीम 1, एक है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो लगातार लाल रंग की लाइन जा रही है वो है, और जो डॉटेड लाइन जा रही है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी के लिए फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल होने वाली है, लेकिन चूंकि यूक्रेन के डॉनबास रीजन के ईस्ट में बहुत सारी रशियन फोर्सेस खड़ी हुई हैं, तो यूरोप और यूएसए को डर लग रहा है कि कभी भी यहां पे रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। और यूक्रेन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमें नाटो का मेंबर बना लो, हमारे ऊपर रशिया कभी भी अटैक कर सकता है। तो जर्मनी, अब देखिए जर्मनी को यहां पे काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नेशन है यूरोप के जो जर्मनी को बोलते हैं कि तुम ये नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन क्यों बना रहे हो, रशिया के साथ तुम पाइपलाइन बना रहे हो, कल की डेट में यूरोप रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा नेचुरल गैस की सप्लाई को लेके, फिर रशिया कभी भी अटैक करता फिरेगा, हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो जर्मनी को खासा क्रिटिसाइज किया जाता है। जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमी है और रशिया को इकोनॉमिकली जर्मनी से बहुत फायदा है, गैस खरीदने से जर्मनी को खुद फायदा है। अगर नेचुरल गैस आ जाएगी रशिया से तो ज्यादा आपको ये मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है। तो ओवरऑल जर्मनी ने यहां पे रशिया को क्लियर कट बोला है कि भाई अगर आपने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस 2 पाइपलाइन हम चालू नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये जो 10 बिलियन यूरो 12 बिलियन डॉलर की जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये बहुत लंबे समय से डीले हो रही है, और इसके चलते पोलैंड यूएस की तरफ से बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आया है जर्मनी के लिए। कुल मिला के जर्मनी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि रशिया से गैस खरीद के यूरोपियन यूनियन को रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना रहा है जर्मनी। तो जर्मनी ने क्लियर अपना कर दिया स्टैंड कि अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ रशिया का तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन खत्म है। ये बात यहां पे जर्मनी ने बोल दी है। अब रशिया के ऊपर इस बात का कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो एक अलग बात है। देखिए सीधे सीधे तो रशिया भी अटैक नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग बात होगी, ठीक है। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी पाइपलाइन है ना, इसके लिए कंपनी है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी कंपनी। ये जो कंपनी है ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रीस्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी जर्मन अथॉरिटीज के बाद। उसके बाद जर्मन अथॉरिटीज जब यहाँ पे एसेंट दे देंगे तो इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस आनी शुरू हो जाएगी। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस बहुत पहले से आ रही है, ठीक है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को यूरोपियन कमीशन का भी अप्रूवल लगेगा। और आ कहां से रही है तो भाई आप देख लो, ये यहां पे आपको नजर आ रहा है जो वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। इस गल्फ ऑफ फिनलैंड से शुरुआत हुई। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये देखिए ये यहां पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ओके। यहां से ओवरऑल गैस शुरू होगी उस्ट-लुगा से और इस तरीके से पूरा का पूरा बाल्टिक सी क्रॉस करता हुआ यहां पहुंचेगा, ओके। तो
दिस इज द ओवरऑल प्लान। ये प्लान किस बात पे सक्सेसफुल करता है, डिपेंड करेगा कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर क्या स्टांस रहता है। ये नीचे आपको यहाँ पे यूक्रेन नजर आ रहा है, ये यूक्रेन है, यहाँ पे कहीं पे डॉनबास रीजन है यूक्रेन का, और ये इस जगह जो रशिया है यहाँ पे रशियन फोर्सेस खड़ी हुई हैं। तो इस पूरे के पूरे इवेंट को लेके इंपैक्ट आ रहा है नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर। अब कितना इंपैक्ट आएगा भाई, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जियो पॉलिटिक्स कब कैसे इवॉल्व होगी वो तो टाइम ही बताता है। जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को पसंद कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने व्यू पॉइंट दीजिए। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड।